अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 6 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि है प्लीडिंग्स जनरल्स के बारे में। ऑर्डर 6 हमें बताता है कि हमने जब दावा तहरीर करना है या जवाब दावा तहरीर करना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लिखनी हैं, ज़रूरी हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमने नहीं लिखनी। तो स्टार्ट करते हैं रूल 1, जो कि है प्लीडिंग के बारे में। प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग में प्लेंट दावा मतलब, और रिटन स्टेटमेंट मतलब जवाब दावा, ये दोनों ही आ जाते हैं। असल में ये जो ऑर्डर 6 है ये प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों को ही कवर कर रहा है। आगे रूल 2 है, प्लीडिंग टू स्टेट मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। Every pleading shall contain only a statement in a concise form of the material fact on which the party pleading relies for his claims or defense as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved, and shall when necessary be divided into paragraph number consecutively. Dates, sums and numbers shall be expressed in figures. अब रूल 2 हमें बताता है कि जब भी किसी पार्टी ने दावा तहरीर करना है या जवाब दावा तहरीर करना है, और वो जो अपना जो रिलीफ है जो वो क्लेम करना चाहता है, पार्टी जो है रिलीफ अपना क्लेम कर रहा है, तो उसने जब दावा तहरीर करना है या जवाब दावा तहरीर करना है तो उसको एक लेटर की शक्ल में नहीं लिख देना। उसने सिर्फ अपने कॉज ऑफ एक्शन के मुताबिक उसमें अपने क्लेम के मुताबिक ही उसने सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं। अपने कॉज ऑफ एक्शन जो उसका है उससे मुतल्लिक जो है मटेरियल सिर्फ फैक्ट लिखने हैं, मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं। उसको पूरी तरह से जो है उसको तहरीर नहीं कर देना, हर चीज़ उसमें नहीं बता देनी। ये नहीं बताना कि ये जी ये इस तरह हुआ था और इसका ये प्रूफ है। आपने सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स जो हैं उसको एक कंसाइज स्टेटमेंट की शक्ल में तहरीर करना है दावे में या जवाब दावे में। एविडेंस जो है वो इसमें आपने नहीं लिखनी। कोई भी एविडेंस जो है वो आपने दावे में या जवाब दावे में तहरीर नहीं करनी, सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं। और जो दावा या जवाब दावा तहरीर करना है वो आपने पैराग्राफ्स की सूरत में तहरीर करना है, पैराग्राफ्स की शक्ल में तहरीर करना है, और वो प्रॉपर नंबर्ड होना चाहिए, उसको नंबर्स देने हैं और डेट्स देनी है। रूल 2 जो है वो हमें बता रहा है। Rule 3, forms of pleading, the forms in Appendix A when applicable, and where they are not applicable, forms of the like character as nearly as may be shall be used for all pleadings. अब रूल 3 हमें बताता है कि जो हमने दावा तहरीर करना है या जवाब दावा तहरीर करना है तो वो किस तरह तहरीर करना है। वो उसकी तर्ज उसकी शक्ल वही होनी चाहिए, उसका जो एक स्केच है वही होना चाहिए जो सीपीसी के एंड पे अपेंडिक्स ए में दिया गया है। और अगर प्रॉपर उसी तरीके से नहीं हो सकता तो फिर नियरली उसके करीब करीब उसी तरह का होना चाहिए। रूल 3 हमें ये बता रहा है। रूल 4, particulars to be given where necessary in all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, or undue influence, and in all other cases in which the particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms aforesaid. Particulars with dates and items, if necessary, shall be stated in the pleading. रूल 4 हमें बताता है कि जहाँ पे एक पार्टी जब जो है अपना दावा तहरीर कर रही है या जवाब दावा तहरीर कर रही है, और वो जो है पार्टी दावे में जो है मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड का एक आंसर जो है वो तहरीर करना चाह रही है, किसी पार्टी के बारे में जो है फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो शो करना चाह रही है, तो उसमें जो उस मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के मुतालिक है इसमें भी उसने सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं। ये नहीं करना कि जो है वो उसको प्रॉपर एक लेटर की शक्ल में हर चीज़ उसमें लिख देनी है, लंबी सी एक तहरीर बना के लिख देनी, नहीं। इसमें भी सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं। और जब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन जो है उसमें अलेज करनी है प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, तो उसकी डेट्स और जो है डेट्स वगैरह भी उसमें तहरीर करनी है। रूल 4 में बता रहा है। आगे चलते हैं जी। रूल 5, फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर्स। अब फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द क्लेम और डिफेंस, और फर्दर एंड बेटर पर्टिकुलर्स ऑफ एनी मैटर stated in any pleading may in all cases be ordered upon such term as to cost and otherwise as may be just.
अब फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट क्या है कि एक जो है वो आपने प्लेन जो है वो फाइल किया और उसमें जो है आपका प्लेन जो है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, या उसमें कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है दूसरी पार्टी के जो नॉकिंग पे, अगर दूसरी पार्टी जो है ऑब्जेक्ट करती है या वो कहती है कि ये कह क्या रहा है, ये क्लेम क्या कर रहा है, इसका जो दावा है वो इनकम्प्लीट है, तो ये इसको कहें जी कि ये हमें जो है प्रॉपर गाइड करे कि इसका क्लेम है क्या, तो फिर जो है कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकती है कि आप जो है एक बेटर स्टेटमेंट जो है वो दोबारा से एक तहरीर बनाकर लाएं, स्टेटमेंट एक बनाकर लाएं प्रॉपर वे में, इसको कंप्लीट करके जो भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होंगे उसको तहरीर करना लाजिम होगा, और इस तरह से एक बेटर स्टेटमेंट जो है वो आपको देनी पड़ेगी ताकि दूसरी पार्टी जो है वो सेटिस्फाइड हो सके। आगे जो है रूल 6, कंडीशन प्रेसिडेंट। Any condition precedent the performance or occurrence of which is intended to be contested shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or defendant as the case may be, and subject thereto an verment of the performance or occurrence of all condition precedents necessary for the case of the plaintiff or defendant shall be implied in his pleading। अब रूल 6 जो है वो कंडीशन प्रेसिडेंट है। अब कंडीशन प्रेसिडेंट होती क्या, क्या आपने एक मुआहदा कर लिया किसी पार्टी के साथ, तो उसके साथ आपकी डील ये हुई है कि आपने उससे एक घर ख़रीदना है और वो पार्टी कह रही है कि आप जी मुझे 20 लाख जो है वो पहले अदा करेंगे और बाकी जो है वो मुआहदे की तकमील होने के बाद जो है आप मुझे जो है उसकी पेमेंट करेंगे, बाकी जो आपकी रकम है आपने मुझे देनी है, तो वो मुआहदे की तकमील होने के बाद जो है आप पे करेंगे, लेकिन मुआहदा तकमील होने से पहले आप मुझे 20 लाख रुपए जो है वो पेमेंट करेंगे। अब अगर कोई भी पार्टी जो है वो अगर कोर्ट से रजू करना चाहती है तो वो जाके बताएगा कि ये जी ये हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था, इसमें ये कंडीशन थी और मैं अपना पार्ट परफॉर्म कर चुका हूँ या करने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं है कि आपने अपना पार्ट जो है वो परफॉर्म ही नहीं किया, आपने उसको जो है सेटिस्फाइड ही नहीं किया, तो आप चले गए हैं कोर्ट से रजू करने के लिए। नहीं, अगर आपने कोर्ट में जाना है तो आप वहाँ पे बताएंगे प्रॉपर वे में कि ये हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था, ये इसमें कंडीशंस थी और मैं जो है अपने पार्ट पे ये कंडीशंस को फुलफ़िल कर चुका हूँ या करने के लिए तैयार हूँ। आगे रूल 7 जो है वो है डिपार्चर के बारे में। अब डिपार्चर क्या है, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रूल है, पढ़ते हैं इसको। नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम or contain any allegation of facts inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same। अब रूल 7 जो है वो डिपार्चर के बारे में है। ये सिंपली ये कह रहा है कि जो भी एलिगेशंस, जो भी ग्राउंड्स पार्टीज़ ने अपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में ले लिए हैं, वो लेटर स्टेट पे जाके कोई न्यू ग्राउंड जो है वो नहीं ले सकती वक्त के वो उसको जो है अमेंडमेंट की इजाज़त मिल गई हो कोर्ट से। तो जो भी तहरीर पार्टीज़ ने कर लिया है अपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, तो फिर वो उसी हद तक वो जो है रहेंगी, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकती। इसमें एक रूल भी है कि पार्टी कांट गो बियॉन्ड इट्स प्लीडिंग, जो है जो प्लीडिंग्स में लिखा गया है फिर एंड तक वही प्लीडिंग्स चलेंगी, उसमें कोई भी न्यू ग्राउंड नहीं लिया जा सकता तावक्त के कोर्ट की तरफ से इजाज़त हो। आगे रूल 8 है, ये क्या कहता है, डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज alleged इन एनी प्लीडिंग अ बेयर डिनाइल ऑफ द सेम by the opposite party shall be construed only as a denial in fact of the express contract alleged or of the matters of fact from which the same may be implied, and not as a denial of legality or sufficiency in law of such contract। रूल 8 जो है वो हमें बता रहा है कि अगर एक पार्टी जो है वो किसी मुआहदे से डिनाई करती है, एक बेयर डिनाई कर देती है, सिंपली इसको उसको मानती नहीं कि ये हमारे जो दरमियान है वो मुआहदा हुआ ही नहीं था, एक सिंपल बेयर डिनाइल उसने कर दिया, और उसके बेयर डिनाइल करने के बाद वो जो मुआहदा है अगर वो प्रूफ हो जाता है तो लेटर स्टेज पे फिर जो है वो उसकी लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर सकती। अगर उसने
उसका डिनाइल करना है तो प्रॉपर वे में जाके जब उसने अपना दावा या जवाब दावा जो है तहरीर करना है तो उसमें वो अलर्ज करेगा एक्सप्रेसली तौर पे कि ये जो है वैलिड मुआहदा नहीं था, ये जो था लीगल मुआहदा नहीं था, ये इलीगल था। उसकी जो भी लीगैलिटी को चैलेंज करना है उसने अपने प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में तभी तहरीर करना है। लेकिन अगर सिंपली वो बेयर डिनाइल कर देता है कि ये हुआ ही नहीं था और उस वक्त वो उसकी लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, तो फिर लेटर स्टेज पे जाके अगर अपोजिट पार्टी उस मुआहदे को प्रूव कर देती है कि ये हुआ था, तो फिर जो पार्टी डिनाई कर रही है वो लेटर स्टेज पे जाके उस मुआहदे की लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर सकती। और रूल 8 हमें ये बता रहा है। आगे रूल 9, इफेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड वेयर द कंटेंट्स ऑफ any document are material, it shall be sufficient in any pleading to the state to state the effect thereof as briefly as possible without setting out the whole or any part thereof unless the precise words of the document or any part thereof are material। अब रूल 9 हमें बता रहा है कि अगर एक पार्टी जो है वो अपने प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रही है, तो फिर जो है उसको जो है एक ब्रीफली जो है तरीक़ाकार में उसको तहरीर करना चाहिए। एक कंसाइज स्टेटमेंट बना के उस डॉक्यूमेंट के बारे में जो है वो तहरीर कर दे, वो सफिशेंट होगा। ये नहीं है कि वो जिस डॉक्यूमेंट पे जो है वो रिलाई कर रही है तो उस डॉक्यूमेंट को उसी तरह से जो है एक दावे में एक लंबी तहरीर की शक्ल में उसको तहरीर कर दे। नहीं, जिस भी डॉक्यूमेंट पे पार्टी रिलाई कर रही है उसको एक सिर्फ कंसाइज स्टेटमेंट, छोटी सी एक स्टेटमेंट की शक्ल में जो है वो तहरीर कर दिया जाना ही सफिशेंट है। ये था जी रूल 9, इफेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। आगे रूल 10, मैलिस नॉलेज एक्सेट्रा। Where it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge, or other conditions of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as the fact without setting out the whole circumstances from which the same is to be inferred। रूल 10 जो है वो भी यही बता रहा है कि अगर पार्टी जो है किसी बंदे के जो है बदनीयती को शो करना चाहती है अपनी प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में, तो फिर जो है उसके पूरे सर्कमस्टांसिस जो थे वो नहीं तहरीर कर देने, उसको भी सिर्फ एक फैक्ट की सूरत में छोटी सी जो कंसाइज स्टेटमेंट की शक्ल में जो है वो तहरीर कर देना है अपनी प्लीडिंग में। ये नहीं है कि उसके पूरे सर्कमस्टांसिस जो हैं वो आपने तहरीर कर देने। आगे रूल 11, नोटिस है। वेयर इट इज़ मटीरियल टू अलेज नोटिस टू एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट और थिंग, इट शैल बी सफिशेंट टू अलेज सच नोटिस एज ए फैक्ट अनलेस द फॉर्म्स or the precise terms of such notice or the circumstances from which such notice is to be inferred are material। रूल 11 जो है वो नोटिस के बारे में है। वो ये रूल 11 जो है वो नोटिस के बारे में है और हमें बता रहा है कि अगर आपने ये शो करना है कि जो आपने किसी बंदे को नोटिस देना था वो उसको आपने दे दिया है, नोटिस आप दे चुके हैं, इसको इस चीज़ का नोटिस था, तो फिर जो है ये आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट ही तहरीर करनी है इसकी बाबत, नोटिस की बाबत कि मैंने जी इसको नोटिस दे दिया था। ये नहीं था कि जो ये नहीं आपने करना कि आपने पूरा एक नोटिस जो उसको दिया था वो पूरा नोटिस जो है वो दावे में या जवाब दावे में उठा के उसी तरह जो नोटिस आपने दिया था सेम उसी शक्ल का नोटिस उस दावे में या जवाब दावे में आप बना दें। सिर्फ आपने उसकी हद तक कि आपने नोटिस उसको दे दिया था ये ही तहरीर करना काफ़ी होगा। आगे रूल 12 है, वो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशंस। वेन एवर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी रिलेशन बिटवीन एनी पर्सन इज टू बी इम्प्लाइड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ लेटर और कन्वर्जेशन और अदरवाइज फ्रॉम अ नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस, इट शैल बी सफिशिएंट टू एलेज सच कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन एज ए फैक्ट and to refer generally to such letter, conversation or circumstances without setting them out in detail, and if such case the person so pleading desire to rely in alternative upon more contract or relation than one as to be implied from such circumstances, he may state the same in the alternative। रूल 12 जो है वो हमें बता रहा है कि जहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो किसी पार्टीज़ के दरमियान में,
तो फिर जो है उसको उसी तरह एक फैक्ट की शक्ल में ही आपने तहरीर करना है। ये नहीं है कि आपने उसके भी सर्कमस्टांसेस जो हैं वो लिख देने हैं। असल में होता ये है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में एक तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जो प्रॉपर वे में जाके एक स्टैम्प पेपर पे दो पार्टीज़ के दरमियान होते हैं, विटनेसेस होते हैं, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये अक्सर होगा जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं, तो जो लोग हैं वो जो कॉल्स पे ही वो अपने लेन देन के मामलात करते हैं और उसको वो ओबे भी करते हैं फिर। तो इसी तरह जो बिजनेसेस हैं चलते हैं फिर। तो उसमें जो कन्वर्जेशंस होती हैं, जो उनके सीरीज़ ऑफ लेटर्स होते हैं, तो उसको उन चीज़ों को सिर्फ़ आपने फैक्ट्स के तौर पे लिखना है। वो ये नहीं है कि जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे उनको आपने तहरीर करना शुरू कर देना है, या लेटर्स होंगे तो उनको आपने तहरीर करना शुरू कर देना है, नहीं। सिर्फ़ आपने उसकी हद तक एक स्टेटमेंट देनी है फैक्ट के तौर पे। तो बाकी जो मामलात होंगे वो फिर आपकी एविडेंस में जाके प्रूव होगा कि आया कि ये आपके हक़ में होना चाहिए या उनके हक़ में होना चाहिए, आप राइट पे हैं या वो राइट पे हैं, वो तो बाद में एविडेंस की बात है। रूल 12 के मुताबिक अगर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी सीरीज़ ऑफ लेटर हैं, कन्वर्सेशंस वगैरह हैं, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर जो है आपने सिर्फ़ उस चीज़ को फैक्ट के तौर पे अपने दावे में या जवाब दावे में तहरीर करना है। ये नहीं है कि पूरे सर्कमस्टांसेस जैसे आपने लेन देन किया, क्या हुआ, तमाम तर सर्कमस्टांसेस आपने नहीं लिखने। सिर्फ़ आपने जो है उसको एक फैक्ट के तौर पे ही लिखना है। इसमें ये प्लीडिंग्स जो हैं ऑर्डर 6, ये हमें स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया है कि जो है इसमें एविडेंस वगैरह हमने नहीं लिखनी, सिर्फ हमने मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं। बाकी जो एविडेंस वगैरह है वो तो फिर आगे लेटर स्टेज पे जाके जो है वो कवर हो जाएगी। तो ये था जी रूल 12 जो कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में था। आगे चलते हैं। रूल 13, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। Neither party need any pleading allege any matter of fact which the law presume in his favor, or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has first been specifically denied. अब presumption of law में neither party यहाँ पे plaintiff और defendant दोनों की बात हो रही है कि कोई भी ऐसी चीज़ के जो लॉ प्रज्यूम करता है प्लेंटिफ के हक़ में या डिफेंडेंट के हक़ में, तो वो फिर आपने उस चीज़ को प्रूव नहीं करना स्टार्ट हो जाना अपनी प्लेंट में। उसकी बाबत आपने जो है वो तहरीर करना नहीं है, वो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे कि एक जो है माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो अगर आपके साथ किसी माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो तो ये तो एक पढ़ी लिखी बात है, एक जो है लॉ है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये तो लॉ प्रज्यूम करता है इस बात को कि माइनर जो है वो किसी भी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो वैलिड ही नहीं होगा। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है, अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फिर आपने उसकी बाबत आपने उस चीज़ को प्रूव नहीं करना। फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अपोजिट पार्टी पे शिफ्ट हो जाएगा। वो प्रूफ करेंगे कि ये जी माइनर था या नहीं था, या ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था या नहीं था। वो उन पे बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये आपने जो है वो तहरीर नहीं करना है इस बाबत। कोई भी बात, कोई भी एविडेंस वगैरह इस तरह की कोई चीज़ आपने अपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में तहरीर नहीं करनी। सिर्फ आपने वो चीज़ें, वो मटेरियल फैक्ट्स जो जिनको लिखना लाजिम है, जिनकी प्रिजम्पशन लॉ नहीं कर रहा, उनको आपने तहरीर करना है। जिस चीज़ की लॉ प्रिजम्पशन कर रहा है, जिसको लॉ प्रज्यूम कर रहा है, उस चीज़ को आपने तहरीर नहीं करना। वो फिर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है। आगे रूल 14 है, pleadings to be signed. Every pleading shall be signed by the party and his pleader, if any, provided that where a party pleading is by reason of absence or for other good cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf. रूल 14 कह रहा है कि जो भी आपकी प्लीडिंग, वो प्लेंट और या रिटन स्टेटमेंट कोई भी चीज़ हो, तो उसको प्रॉपर साइन होना चाहिए, पार्टी के भी साइन होने चाहिए और उसके प्लीडर के भी साइन होने चाहिए। और अगर कोई ऐसी सूरत है कि जो पार्टी है वो साइन नहीं कर सकी, वो एब्सेंट है, तो फिर वो बंदा जो उस पार्टी की तरफ से प्रॉपर जो है अथोराइज्ड है
या उसका कोई एजेंट है जिसको उसने एम्पावर किया हुआ है, या वो बंदा जो उसके बिहाफ पे उस केस की पैरवी करेगा, तो वो फिर साइन कर सकता है। इसमें ये जो हमारे पावर ऑफ अटॉर्नीज़ वगैरह होते हैं उनकी बात हो रही है। आगे वेरिफिकेशन, रूल 15, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। इसका सब रूल 1 है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड on oath or solemn affirmation at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case। अब वेरिफिकेशन ये जो है आपने ये अक्सर औकात अगर आपने कोई प्लेंट का जो स्केच है वो देखा है, तो वहाँ पे एक वेरिफिकेशन होती है, तस्दीक का लफ्ज़ डाला होता है साइड पे, राइट साइड पे होता है। तो वहाँ पे जो है आपने उस चीज़ की वेरिफिकेशन करनी होती है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ कि ये जो दावा के या जवाब दावा के तमाम तर ज़िमनात वगैरह हैं वो मेरे बेहतरीन इल्म व यकीन से दुरुस्त व सही हैं। तो ये एक छोटी सी वेरिफिकेशन होती है, ये वेरिफिकेशन करना लाजिम है। तो फिर ये वेरिफिकेशन या तो वो पार्टी करेगी, या फिर वही बात कि अगर कोई बंदा उनकी तरफ से पॉइंट है एज एजेंट के तौर पे, तो वो कर सकता है, ताकि जो है कोर्ट इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो सके कि ये एक प्रॉपर प्लेंट है, ये प्रॉपर रिटन स्टेटमेंट है। आगे सब रूल 2 है, द पर्सन वेरीफाइंग शैल स्पेसिफाई बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड paragraphs of the pleading what he varies of his own knowledge and what he varies upon information received or believed to be true। वही बात जो मैंने आपको बताई कि तस्दीक में जो है उसकी लाइंस ये होती हैं कि मैं अल्फन बयान करता हूँ कि ये जुमला ज़िमनात वो प्लेंट के भी हो सकते हैं, रिटन स्टेटमेंट के भी हो सकते हैं कि जुमला ज़िमनात मेरे बेहतरीन इल्म व यकीन से सही व दुरुस्त हैं। तो ये एक तहरीर होती है तस्दीक की शक्ल में, तो इस पे आपने साइन वगैरह करने होते हैं। रूल 15 सब रूल 2 हमें यही बता रहा है। आगे सब रूल 3, द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शैल स्टेट द डेट ऑन विच इट वाज साइन। तो वहाँ पे जो है फिर उस तस्दीक को आपने प्रॉपर साइन करना होता है, और वहाँ पे डेट डालनी होती है, और जिस जगह से वो तस्दीक हो रही है उस जगह का नाम भी आपने लिखना होता है। आगे रूल 16 है, वो क्या कहता है, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट और अमेंडेड एनी मैटर इन एनी प्लीडिंग विच में अननेसेसरी स्कैंडलस और विच में टेंड टू प्रिजुडिस एम्बेरस और डिले द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट। रूल 16 जो है वो हमें बताता है कि कोई भी ऐसी प्लीडिंग जो अननेसेसरी है, ज़रूरी नहीं है, स्कैंडलस है, या वो जो प्लीडिंग है वो प्रिजुडिस करेगी या एम्बेरस करेगी, या फिर वो जो उसका फेयर ट्रायल है उसमें डिले करेगी, तो ऐसी किसी भी प्लीडिंग को कोर्ट जो है वो एट द एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग जो है वो स्ट्राइक आउट कर सकती है। रूल 16 हमें ये बता रहा है। आगे रूल 17 है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, कि जो प्लीडिंग में है वो तरमीम की जा सकती है। वो कब की जा सकती है, पढ़ते हैं, जिद कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग लॉ ईदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म एज मे बी जस्ट एंड ऑल सच अमेंडमेंट्स शैल बी मेड एज मे बी नेसेसरी फॉर द purpose of determining the real question in controversy between the parties। रूल 17 हमें बताता है कि कोर्ट जो है वो एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, के प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे वो इधर पार्टी, इसमें लफ्ज़ यूज़ हुआ है, वो डिफेंडेंट भी हो सकता है, प्लेंटिफ भी हो सकता है, कि उनको जो है प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट करने की इजाज़त दे सकती है। वो किन किन शराइत पे वो कोर्ट बेहतर जानती है, कोर्ट बताएगी, ताकि जो है वो रियल क्वेश्चन जो है उनका जो कॉज ऑफ एक्शन है, रियल क्वेश्चन जो है फैक्ट्स का, उसको जांचा जा सके, ताकि पता चले कि पार्टीज़ के दरमियान कंट्रोवर्सी है क्या, इशू है क्या पार्टीज़ के दरमियान। आगे रूल 18 है, और ये हमारा आखिरी रूल है, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। अब अमेंडमेंट की एप्लीकेशन आ गई रूल 17 में, और कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया अमेंडमेंट का, और फिर जो है पार्टी फेल हो गई है, उसने अमेंडमेंट की नहीं है विद इन टाइम, तो फिर क्या होगा, रूल 18 हमें ये बता रहा, इफ़ अ पार्टी हु हैज़ ऑब्टेन एन ऑर्डर
for leave to amend does not amend accordingly within the time limited for that purpose by the order, or if no time is thereby limited, then within 14 days from the date of order he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as foresaid, or of such 14 days as the case may be, unless the time is extended by the court. अब रूल 18 हमें बता रहा है कि जब कोर्ट को एक एप्लीकेशन आती है रूल 17 में दावे में या जवाब दावे में तरमीम की बाबत, और कोर्ट उसमें अलाउ भी कर देती है, ऑर्डर भी कर देती है, तो फिर अगर पार्टी उसको विद इन टाइम जो उसमें स्पेसिफाइड था ऑर्डर में, और अगर कोर्ट जो है वो टाइम स्पेसिफाइड ना करे तो फिर 14 दिन के अंदर अंदर जो है उसमें तरमीम करके दोबारा से जो है उसमें प्रेजेंट करना होता है कोर्ट में। तो अगर पार्टी जो है वो फेल हो जाती है तो फिर वो टाइम ख़त्म होने के बाद, 14 दिन ख़त्म होने के बाद जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकती, अनलेस ता वक्त के जो है कोर्ट उस टाइम को एक्सटेंड कर दे। तो ये हमारा था आज ऑर्डर 6 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि था प्लीडिंग जनरल के बारे में, जो कि हमें बताता था कि हमने क्या क्या जो चीज़ें हैं वो प्लेंट में लिखनी है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो माने हैं जिनको हमने नहीं लिखना, और जो है वो तरमीम हम कैसे करवा सकते हैं प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, और अगर हम तरमीम विद इन टाइम नहीं करते तो फिर क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो आज हमारा ऑर्डर 6 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको समझ आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।